हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम न्यू काउंटडाउन 8 का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा ये सेकंड लेक्चर होगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोपोर्शन के इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम जाएंगे टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शंस पे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे पास जो प्रोपोर्शन की टाइप है बेसिकली है तीन। पहला है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दूसरा है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन और तीसरा है हमारे पास कंपाउंड प्रोपोर्शन। इस वीडियो में स्पेसिफिकली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट में कंपाउंड प्रोपोर्शन की तरफ बढ़ेंगे। सो लेट्स मूव टूवर्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन को डिस्कस करने से पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक गाड़ी है जो कि ट्रेवल कर रही है या मूव कर रही है। तो किसी एक ने उस उस गाड़ी ने जिस टाइम इंटरवल में जितना डिस्टेंस कवर किया उसकी डेटा प्रिपेयर कर ली, जो कि इस टेबल में गिवन है। यानी फर्स्ट आवर में उस कार ने 60 किलोमीटर कवर किए, सेकेंड आवर में 120, थर्ड में 180 और फोर्थ में 240 एंड देन सो ऑन। अब अगर इस डेटा को देखें तो इससे हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन का अंदाज़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे जो टाइम और डिस्टेंस है ये दोनों वेरी हो रहे हैं, यानी चेंज हो रहे हैं। हर एक इंटरवल पे टाइम की वैल्यू भी अलग है और डिस्टेंस की वैल्यू भी अलग है। तो इन दोनों को कहा जाता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स वो वैल्यूज होती हैं जो कि हर इंटरवल पे चेंज होती जाए, वेरिएबल्स। अब अगर मैं इन दोनों को देखूं तो ऑन इंक्रीजिंग द टाइम डिस्टेंस इज आल्सो इंक्रीजिंग। अब पहले आवर था तो 60 किलोमीटर कार ने कवर किया, दूसरे आवर में 120, यानी डिस्टेंस भी इंक्रीज होता जा रहा है टाइम के साथ। तो ऐसे रिलेशनशिप को बेसिकली कहा जाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जिससे एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने पे दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो। तो हम कह सकते हैं द प्रोपोर्शन इज सेड टू बी डायरेक्ट इफ वन ऑन इंक्रीमेंट इन वन क्वांटिटी कॉजेज द इंक्रीमेंट इन एन अदर। ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन की डेफिनेशन। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन की इक्वेशन ड्राइव करने के लिए यहाँ पे इक्वेशन होगी, या हम कहेंगे कि इन टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो हमने वही टेबल कंसिडर कर लिया और यहाँ पे जो 1 था उसको मैंने x की वैल्यूज दे दी, एंड यहाँ पे सेकंड डिस्टेंस है उनको y की वैल्यूज दे दी। अब हमें पता है टाइम और डिस्टेंस को मैंने x और y कह दिया है। अब हमारे पास यहाँ पे अगर मैं रिलेशनशिप देखूं तो डिस्टेंस को अगर मैं टाइम से डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे x मिल रहा है, यानी कोई भी वैल्यू है वो मुझे ऑब्टेन कैसे हो रही है, जैसे डिस्टेंस को मैं टाइम से। फॉर एग्जांपल 60 को मैं 1 से डिवाइड करूँ तो मुझे 60 मिल रहा है, 120 को 2 से डिवाइड करूँ तो मुझे ये वैल्यू मिल रही है 60 दोबारा, 180 को 3 से डिवाइड करूँ तो 60 दोबारा मिल रही है, यानी हमने ये वैल्यू सेम रखी है। तो मैंने इनके वैल्यूज को x और y के टर्म्स में लिख दिया। अब हम फाइंड करते हैं स्पीड या रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द क्वांटिटीज। हमें पता है कि x1 होता है d1 अपॉन t1 के इक्वल। d1 यानी डिस्टेंस एट फर्स्ट इंटरवल जो कि 60 है, डिवाइड बाय t1 इज 1। तो इसका आंसर भी 60 आया। x2 का 120/2 हो जाएगा, ये उसका भी 20 आया, सॉरी 60 आया। x3 जो है वो बन जाएगा d3 अपॉन t3 जो कि 180/3 होगा, इसका भी आंसर आएगा 60। आगे के इंटरवल x4 है हमारे पास, d4/t4 होगा जो कि 240 डिवाइड बाय 4 होगा, इसका भी आंसर 60 आ रहा है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज d5/t5 विच इज 300/5। ये वैल्यूज मैं यहीं से पिक कर रहा हूँ। मैं अगर x5 कह रहा हूँ तो x5 की वैल्यू यहाँ पे होगी, ये x और y, ये और यही होगा d5 और t5। तो हमने एक चीज नोट की यहाँ पे कि d/t रिमेन्स सेम थ्रू आउट द कैलकुलेशन। जितनी भी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं उसका आंसर तकरीबन 60 आ रहा है, और d/t इक्वल टू कांस्टेंट, यानी वैल्यू जो आ रही है वो कांस्टेंट आ रही है, चेंज नहीं हो रही। तो हम कह सकते हैं d/t इक्वल टू k। अब ये k जो है ये कांस्टेंट कहलाता है, यानी d/t का आप आंसर देखें तो हर जगह पे 60 आ रहा है, जो कि वैल्यू सेम रह रही है। कांस्टेंट यानी वैल्यू का सेम रहना, तो उस वजह से मैंने d/t इक्वल टू k कर दिया है। अब जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ग्राफ है वो कुछ इस तरह का बनता है। आपको ये डेटा चेक करके पॉइंट रखने हैं, जैसे 1 पे 60 है, 2 पे 120, यानी यहाँ पे डिस्टेंस है हमारे पास और यहाँ पे है टाइम।
तो ये उस हिसाब से ग्राफ बना है। अब हम कह सकते हैं ग्राफ ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। ग्राफ जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है हमेशा। और यहाँ पे ये चीज़ें भी चेंज होंगी, आई एम सॉरी फॉर दिस। यहाँ पे ये चीज़ कहलाएगी हमारा डिस्टेंस, और ये चीज़ कहलाएगी टाइम। ये दोनों रेसिप्रोकल होंगे, यानी यहाँ पे ये डिस्टेंस आएगा, यहाँ पे टाइम आएगा। यानी फर्स्ट आवर में जो इसने डिस्टेंस कवर किया वो कितना किया, 60 किया है, और सेकेंड आवर में जो डिस्टेंस कवर किया है वो किया है 120, थर्ड आवर में डिस्टेंस कवर किया है 180, ऐसे सो ऑन। तो जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। अब बढ़ते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन की तरफ। इनडायरेक्ट इज बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। हमें एक एग्जांपल दोबारा ले लिया है, कोई काम चल रहा है जिसमें नंबर ऑफ वर्कर्स काम कर रहे हैं और किसी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के लिए वो काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जब एक वर्कर था तो उस काम को कंप्लीट करने के लिए उसे 24 डेज लग रहे थे। जब 2 वर्कर हो गए तो उस नंबर ऑफ डेज हो गए 12। जब 3 वर्कर हो गए तो नंबर ऑफ डेज 8 हो गए। जब 4 वर्कर हो गए तो नंबर ऑफ डेज 6 हो गए। तो आप अगर देखें तो नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो जैसे बढ़ रहे हैं वैसे दिन कम हो रहे हैं, यानी एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है। तो इस तरह के रिलेशनशिप को या इस तरह के प्रोपोर्शन को हम कहेंगे इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर्स ऑफ डेज डिक्रीजिंग। यानी अगर हम नंबर ऑफ वर्कर्स को इंक्रीज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ डेज डिक्रीज हो रहे हैं, और ऐसे रिलेशनशिप को कहते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। और डेफिनेशन की बात करें तो द प्रोपोर्शन इज सेड टू बी indirect if on increment in one quantity causes the decrement in another quantity। यानी एक क्वांटिटी को इंक्रीज होने में दूसरी क्वांटिटी में डिक्रीमेंट आए, या रेसिप्रोकल भी हो सकता है, एक क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो दूसरी कम होगी। These both are properties of indirect proportion। अब इसकी अगर इक्वेशन की बात करें तो लेट x इज द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड y इज द नंबर ऑफ डेज। अब यहाँ पे पहले हम देखें तो रिलेशनशिप क्या है इन दोनों के बीच में, ऐसी क्या चीज़ है जो जिससे ये आंसर हमें मिल रहे हैं। यानी 1 है तो 24 आ रहा है, 2 है तो 12 आ रहा है। आप नोट करें ये अगर हमारे पास x है और ये 24y है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें थ्रू आउट द टेबल सेम आंसर मिल रहा है। 1 इंटू 24 24, 2 इंटू 12 24, 3 इंटू 8 24, 4 इंटू 6 24। यानी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें वैल्यू सेम मिल रही है। तो हम कह सकते हैं कि x डॉट वाई होगा हमारा मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पे हम वैल्यूज रखेंगे। x1 और y1 की बात कर रहे हो तो 1 मल्टीप्लाई बाई 24 24 आता है। x2 इंटू y2 2 मल्टीप्लाई बाई 12 आएगा जो कि 24 आएगा। x3 इंटू y3 24 आएगा ये भी, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाई 8। यहाँ पे x ये x1 है, ये x2 x3 x4 है, एंड देन यहाँ पे y1 y2 y3 y4। तो यहीं से मैं वैल्यूज को पिक कर रहा हूँ। x4 इंटू y4 होगा 4 इंटू 6 जो कि 24 होगा। सिमिलरली x1 इंटू y1, इसे मैं कह सकता हूँ कि x1 इंटू y1 का आंसर x2 इंटू y2 के इक्वल आया है। हाँ आप देख सकते हैं x1 y1 का आंसर 24 आया है, x2 y2 का आंसर 24 आया है। तो मैं कह सकता हूँ कि x1 इंटू y1 जो कि है वो कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है, यानी थ्रू आउट द कैलकुलेशन वैल्यूज कांस्टेंट है। तो ये x1 डॉट y1 इक्वल टू k बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब जो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनता है। नंबर ऑफ वर्कर्स और नंबर ऑफ डेज के बीच में रिलेशनशिप हमने फाइंड किया। ग्राफ बस इन वैल्यूज को अब x जो नंबर ऑफ वर्कर है इनको इन दोनों वैल्यूज को रख के इनके बस पॉइंट्स को मिला के हमें ये ग्राफ मिलते हैं। तो हमने वही किया, नंबर ऑफ वर्कर्स को रखा x एक्सिस पे, नंबर ऑफ डेज को रखा y एक्सिस पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे रीड करूं तो हमारे पास पहली वैल्यू कहाँ पे थी, 1 पे। अगर मैं 1 पे वैल्यू इसकी तकरीबन चेक करूं तो वो हमारे पास थी 24, जो कि 23 से ये अबव जा रहा है। और 2 पे जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास 18, 3 पे वैल्यू थी हमारे पास इन दोनों के दरमियान, यानी 3 पे वैल्यू थी तकरीबन 8 और 4 पे थी 6।
तो 3 पे अगर हम देखें तो यहाँ पे तकरीबन ये 8 है और 4 पे थी 6 हमारे पास, एंड देन सो ऑन। तो हम अगर यहाँ पे कंक्लूजन निकालें तो कंक्लूजन ये है कि आपके पास एमसीक्यूज कुछ इस तरह से आ सकता है कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का ग्राफ कैसा होता है। तो ग्राफ ऑफ इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन इज ऑलवेज कर्व्ड पाथ, ये हमेशा कर्व में होता है। देखते हैं हम एग्जांपल को। इट इज गिवन दैट y is inversely proportional to x. Find the value of constant k if x equal to 2 and y equal to 18. एक फर्स्ट पार्ट में हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। राइट द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेसिंग y, यानी y के टर्म्स में हमें इक्वेशन लिखनी है। थर्ड पार्ट कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 3 इन अबव इक्वेशन, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो ये कुछ क्वेश्चन है। पार्ट 1 है हमारे पास k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल की इक्वेशन को याद करना पड़ेगा जो कि थी x मल्टीप्लाई बाय y इक्वल टू k। तो मैंने वही कंसीडर कर लिया। एज वी नो दैट x मल्टीप्लाई बाय वाई इक्वल टू के, एक्स और y की वैल्यू में जो गिवन है वो हम पुट कर देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 18 इक्वल टू 36, ये आ गई k की वैल्यू। सेकंड पार्ट में कहता है राइट डाउन द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेसिंग y। अब ये जो इक्वेशन है हमारे पास k इक्वल टू एक्स डॉट वाई, यहाँ पे y को हमने सेपरेट करना है, नहीं y इक्वल टू x या जो भी बने वो लिखना है, नहीं y को सेपरेट करना है। तो y से ये x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ गया तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा y इक्वल टू के अपॉन एक्स, जो कि हमें रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ की है, y इक्वल टू के अपॉन एक्स बन गया। पार्ट सी है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ y when x इक्वल टू 3 इन अबव इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में हमें x की वैल्यू गिवन है 3, तो y की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि k की वैल्यू तो हमारे पास है 36 ऑलरेडी, तो इसमें जस्ट पुट करनी है हमें वैल्यू 36 अपॉन 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 12। पार्ट 3 भी क्लियर। पार्ट 4 है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल में आपको इक्वेशन लेनी है y इक्वल टू ये वाली इक्वेशन आप कंसिडर करें। k की वैल्यू हमारे पास 36 है, x की वैल्यू ये रही, यानी नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे पास x की वैल्यू है, x की y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो पहले अगर हम देखें तो x की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पे इसी इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करना है हमें। कंसिडर y इक्वल टू के अपॉन एक्स, उसके बाद x जो है वो नंबर ऑफ वर्कर्स है और y जो है वो नंबर ऑफ डेज हैं। x की वैल्यूज हमारे पास हैं, k की वैल्यू 36 है, तो हम वैल्यूज को पुट करेंगे, तो y 1 होगा 36 अपॉन 1, तो इसका आंसर आया हमारे पास 36, नॉट 1, दिस विल बी 36। y जो 2 आया हमारे पास 36 अपॉन 3, यहाँ पे सेकंड वैल्यू यहाँ पे होगी 36 अपॉन 2, सॉरी 36 अपॉन 2 की वैल्यू गिवन है, तो हम यहाँ पे जाएंगे y3 पे, तो y3 इज 36 अपॉन 3 जो कि 12 आया, और y4 आ गया हमारे पास 36 अपॉन 4, क्योंकि x की वैल्यू 4 है और 36 हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू है, तो इसका आंसर 9 आया। और y5 लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज 36 अपॉन 6, क्योंकि x की वैल्यू 6 है, तो हमें जो वैल्यूज मिली वो मिली 36, 12, 9 एंड 6, जो कि हमने 1 को पुट किया तब 36 मिले थे, 3 को पुट किया तो 12 मिले, और 4 को पुट किया तो 9 मिले, और 6 को पुट किया तो 6 मिले। ये टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि ड्रॉ द ग्राफ विथ अबव पॉइंट्स। अब इसको हमने रखना है एक्स एक्सिस पे, इसको रखना है वाई एक्सिस पे, यानी एक एक्स वाई एक्सिस बनाना है हमें। एक्स एक्सिस पे हमने रखना है नंबर ऑफ वर्कर्स को, वाई एक्सिस पे रखना है नंबर ऑफ डेज को। तो अगर मैं नंबर ऑफ वर्कर्स को यहाँ पे रखूँ, पहला है 1 पे जो इसकी वैल्यू आएगी ना वो यहाँ पे बस पुट करें। फॉर एग्जाम्पल 36 यहाँ पे लिखा हुआ है, सपोज करें यहाँ पे, तो मैं एक डॉट यहाँ पे लगाऊंगा और इस पॉइंट को मिलाऊंगा, ये मेरी हो गई फर्स्ट वैल्यू। लेट्स मूव टुवर्ड द ग्राफ। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 पे जो हमारे पास वैल्यू थी वो 36 थी, जो कि ग्राफ हमारा ऊपर ही जाता जा रहा है, यानी 36 पे जाके रुकेगा। यहाँ पे अगर मैं डिवीजन सेट करूँ तो हमें 36 पे ही जाके मिलेगा। 2 पे अगर हम देखें तो 28 वैल्यू थी, आई थिंक या 18 थी, 28 थी वैल्यू। 3 पे वैल्यू हमारे पास आई थी
12, 4 पे 9 एंड 6 पे 6, तो थर्ड पे 12 आई थी। थर्ड पे अगर हम देखें तो ये 13 से थोड़ी नीचे है जो कि 12 है। 4 पे हमारे पास आई थी 9 जो कि 8 से थोड़ा ऊपर है। 6 पे हमारे पास आई थी 6 खुद वैल्यू। तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ बना, और जो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है उसका ग्राफ हमेशा कर्व बनता है। अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ये ए बाईसाइकिल विथ ए स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर टेक्स 15 आवर्स टू कंप्लीट या कवर ए पर्टिकुलर डिस्टेंस। फाइंड द इक्वेशन दैट शोज दैट द टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द बाईसाइकिल। Part B, find the time required to cover the same distance with increased speed of 10 km per hour. Find the speed required to cover the distance in 6 hours. Draw the graph showing the relationship between speed and time. ये आपका होमवर्क है, आपको ये पहले सॉल्व करके मुझे कमेंट में आंसर्स बताने हैं, वही तरीके से उसी तरीके से वो जो कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 बताया है। एज इट इज़ कोई भी चेंजिंग नहीं है, आप अपने हिसाब से ट्राई करें एंड देन कमेंट डाउन द आंसर्स, और फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पहले हम ये सॉल्व करेंगे एंड देन आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।